हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस नए प्लेटफॉर्म बायो बवाल में। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है आरएनए। आरएनए का मतलब है यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा आरएनए के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में देखे थे कि भाई आरएनए क्या है। तो आरएनए क्या है? एक तरीके का पॉलीमर है। आरएनए क्या है? एक तरीके का पॉलीमर है, लेकिन आरएनए के अंदर कौन से शुगर होते हैं? राइबोस शुगर होते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी? पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो आरएनए को हम बोल सकते हैं पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। हमने इसको क्या बोला है यहाँ पे? पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। दूसरा ये बताओ, इसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं यहाँ पे? इसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे यहाँ पे बताओ। तो इसके अंदर होगा हमारे पास ए, यू, जी और सी। ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन इसमें हमारे हैं प्यूरिन्स, यूरेसिल और साइटोसिन इसमें है हमारे प्रिमिडीन। ठीक है। तो आपसे ऐसे भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से शुगर होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर राइबोस टाइप के शुगर होते हैं। राइबोस शुगर इसके अंदर होंगे, है ना। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं या डबल स्ट्रैंड होते हैं। तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डबल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है। तो जनरली अगर पूछा जाए कि सर ये मैक्सिमम किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो जनरली ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। जनरली नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा जनरली। ठीक है। ये जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं ये। ठीक है। बट एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है उसका एग्जांपल कौन हो जाएगा हमारा यहाँ पे? रियो वायरस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? रियो वायरस। ठीक है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में याद रखना है कि भाई आरएनए जो होते हैं हमारे पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसमें ये वाले नाइट्रोजन बेस होते हैं, एयूजीसी शुगर होता है इसमें, राइबोस शुगर। ठीक है। जनरली ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये डबल स्ट्रैंड होते थे। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो हमारा एग्जांपल यहाँ पे रियो वायरस। ठीक है ना। अब हम इसका टाइप्स देखते हैं कि भाई ये आरएनए जो होते हैं बेसिकली ओवरऑल दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। ठीक है। हमने बोला था कि भाई कुछ आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे और कुछ आरएनए जो है यहाँ पे हमारे नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह यहाँ पे बिहेव करते हैं। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरी। ठीक है। तो आरएनए जो होते हैं हमारे पास ये दो टाइप से होते हैं यहाँ पे हमारे पास। ये हमारे पास कैसे होंगे? दो टाइप के होंगे हमारे पास, जिसको बोलेंगे हम, एक तो को बोलेंगे हम जेनेटिक आरएनए। ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं हम यहाँ पे नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है। जेनेटिक आरएनए को जीनोमिक आरएनए भी बोला जाएगा और नॉन जेनेटिक आरएनए को नॉन जीनोमिक आरएनए बोला जाएगा। जीनोमिक और जेनेटिक का मतलब यह है कि जब आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा तो उस कंडीशन में उस आरएनए को बोला जाएगा जेनेटिक आरएनए, और जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करता है तो उस कंडीशन में बोलेंगे इसको नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पॉइंट, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे रियो वायरस हो जाएगा। ठीक है। टीएमवी वायरस हो जाएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। और क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है। तो इन वाले ये जो वायरस है हमारे, ये क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। नॉन जेनेटिक आरएनए का मतलब ये है यहाँ पे डू नॉट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अब इसके टाइप्स देख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। तो पहला टाइप है इसका यहाँ पे आरआरएनए। ठीक है। एक दूसरा टाइप है यहाँ पे इसका एमआरएनए, और एक और टाइप है यहाँ पे इसका टीआरएनए। तो ये इसके तीन बेसिक टाइप्स हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए का मतलब है यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। राइबोसोमल आरएनए, देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का मतलब है यहाँ पे मैसेंजर आरएनए। और टीआरएनए का क्या मतलब है यहाँ पे? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। अब इनके फंक्शंस हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एक लाइन में, मैं बता देता हूँ बेसिक।
आरआरएनए का मतलब क्या है यहाँ पे, राइबोसोमल आरएनए, यानी कि वो वाला आरएनए जो राइबोसोम के स्ट्रक्चरल यूनिट को बनाएगा, ठीक है। तो फॉर्म्स, इसका फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म्स स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर राइबोसोम्स, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। एमआरएनए का मतलब क्या है यहाँ पे, इस एमआरएनए के ऊपर होते हैं कोडोन, हैविंग कोडोन, ठीक है, टू कोड अमीनो एसिड्स। एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, कोडोन होते हैं, और उन कोडोन के पास क्या होता है, एक मैसेज होता है जिससे वो आगे चल के कोड करते हैं एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो टीआरएनए कैसे हेल्प करता है यहाँ पे, ये करता है ट्रांसफर, ये करेगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू एमआरएनए। तो ये क्या करेगा, टीआरएनए अपने पास अपने साथ एंटी कोडोन को लेके आता है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू एमआरएनए, ये टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है, और इसके पास एंटी कोडोन होते हैं, तो एंटी कोडोन की मदद से ये एमआरएनए के ऊपर जो लगे हुए कोडोन है उनके साथ पेयरिंग करता है, और ये पर्टिकुलरली साथ मिलकर क्या करते हैं, पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके बेसिक टाइप्स थे यहाँ पे जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक और एनसीईआरटी में छोटा सा पॉइंट दिया गया है, तो हमारे पॉइंट का नाम है यहाँ पे आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में हमें आरएनए के फंक्शंस को समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो हमारे आरएनए होते हैं ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं हमारे स्प्लाइसिंग में, ठीक है, कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं ये एज अ अडेप्टर, कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगे एज अ एंजाइम की तरह, क्योंकि ये आगे चल के क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन्स को, और प्रोटीन्स आगे चल के एक्सप्रेस करेंगे कुछ एंजाइम्स को, तो कहीं ना कहीं ये एंजाइम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये आगे चल के कहीं ना कहीं प्रोटीन्स बनवाएंगे, ठीक है। इसी आरएनए से आरएनए बनाया जा सकता है यहाँ पे, और आरएनए से यहाँ पे डीएनए बनाया जा सकता है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आरएनए के हमें यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं कि ये स्प्लाइसिंग में भी रोल प्ले कर रहा है, ये अडेप्टर में भी रोल प्ले कर रहा है, ये एंजाइम की तरह भी रोल प्ले कर रहा है, ये प्रोटीन में भी रोल प्ले कर रहा है, ये आरएनए बनवाने में भी रोल प्ले करेगा, ये डीएनए बनवाने में भी रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके बेसिक फंक्शन यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं कि जो हमारा आरएनए है, ये आरएनए क्या है, हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है इस दुनिया का, ठीक है। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, हमारा आरएनए, ठीक है। और ये सबसे बेटर माना जाता है, बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सबसे बेटर माना गया है इसको, ठीक है। और फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन था, आरएनए था, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको एक और पॉइंट याद रखना है डीएनए से रिलेटेड, कि भाई जो हमारा डीएनए है, ठीक है, सबसे बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए, सबसे बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, हमारा डीएनए है। क्यों, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल फॉर्म है ये, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए सबसे बेटर कौन है, तो हमारा आंसर है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए क्या है, बेस्ट फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपको आरएनए और डीएनए से रिलेटेड याद रखने हैं। एक और पॉइंट आप यहां पे याद रख सकते हो, यहां पे डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं, जब डीएनए से हम आरएनए बनाएंगे तो प्रोसेस हो जाएगा हमारा यहां पे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब डीएनए से हम डीएनए बनाएंगे तो प्रोसेस हो जाएगा हमारा यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन है ना। जब हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो देखो यहां पे डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा,
आरएनए से यहाँ पे प्रोटीन बनाया जाएगा और प्रोटीन से यहाँ पे एंजाइम बनाए जाएंगे, ठीक है। और आरएनए से हम यहाँ पे डीएनए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे? सेंट्रल डोग्मा। तो आपको आरएनए से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि भाई आरएनए जो होते हैं हमारे पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नाइट्रोजन बेस इसमें एयूजीसी होता है, शुगर इसमें राइबोज होगा। जनरली ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में डबल स्ट्रैंड हो सकते हैं। हमारा एग्जांपल है यहाँ पे रियो वायरस। जब हमारा जेनेटिक आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा तो उसको बोलेंगे हम जेनेटिक आरएनए। एग्जांपल हमारे रियो वायरस, टीएमवी वायरस, ग्यूबी बैक्टीरियोफेज। जब हमारा आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे देखो, या फिर ये बोल सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास इसके टाइप हो जाएंगे आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम की स्ट्रक्चरल यूनिट की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद ये हमारा एमआरएनए जिसको हम बोल रहे हैं मैसेंजर आरएनए। इसके ऊपर क्या होते हैं यहाँ पे कोडोन प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल के पर्टिकुलरली अमीनो एसिड को कोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होते हैं यहाँ पे टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके पास होते हैं एंटीकोडोन और एंटीकोडोन की मदद से एमआरएनए के ऊपर लगे हुए कोडोन के साथ पेयरिंग करेगा और पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने में उसकी हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया था आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में हमें आरएनए के कुछ फंक्शंस को समझाए गए थे। फंक्शंस इसमें रोल प्ले कर सकता है स्प्लाइसिंग में, अडेप्टर में, एंजाइम में, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए में, ठीक है। तो बेस्ट फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए कौन है हमारा? डीएनए। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होगा हमारा आरएनए। बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन के लिए हमारा आरएनए है, लेकिन स्टोरेज के लिए और मोर स्टेबल है हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा? डीएनए, है ना। डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा तो हमारा आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनाया जाता है तो डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और फिर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे नीचे सेंट्रल डोग्मा। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा आरएनए का, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए, जो हमें यहाँ पे डिटेलिंग में देखने हैं यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे पास? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। तो इनके बारे में हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं जो हमें इस चैप्टर में समझाए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब है यहाँ पे हमारा राइबोसोमल आरएनए। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरएनए। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो अब बताइए ये इसका मेन फंक्शन क्या होगा? इसका मेन फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं। जो हमारे सेल के अंदर टोटल आरएनए होता है उसका ये 80% होता है, ठीक है। तो 80% ऑफ ऑल आरएनए, ठीक है, प्रेजेंट इन सेल। तो ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, एंड स्टेबल आरएनए, ठीक है। ये सेल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट आरएनए होता है और सबसे स्टेबल आरएनए ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने थे यहाँ पे। अब हमारे पास ये आरएनए हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी बनते हैं और यूकैरियोट्स में भी बनते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई प्रोकैरियोट्स में ये आरएनए कहाँ बनेंगे? तो हमारे बनेंगे यहाँ पे ये प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि आपको पता है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही कंपार्टमेंट होता है, तो सब कुछ वहीं पे होने वाला है साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं यहाँ पे। यूकैरियोट सेल के अंदर ये आरएनए कहाँ कहाँ बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने भी टाइप के आरएनए हैं, ऑल आर आरएनए, जितने भी टाइप के राइबोसोमल आरएनए हैं, ठीक है, ऑल आर आरएनए प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस एक्सेप्ट 5s rRNA, ठीक है, एक्सेप्ट 5s rRNA। अब ये 5s rRNA कहां बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये बनता है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये कहां बनेगा हमारा? न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हम इसके फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे हमारा फॉर्म स्ट्रक्चरल
यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, फॉर्म स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो तरीके के सेल होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास प्रोकैरियोट्स और एक होता है हमारे पास यूकैरियोट्स। तो जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं वो होते हैं, उसमें कौन से वाले राइबोसोम होंगे, उसमें हमारे पास 70S होंगे, ठीक है। और एक सेल होते हैं हमारे पास जिसके पास होता है 80S, है ना। तो ये वाले कौन से सेल होंगे यहाँ पे हमारे प्रोकैरियोट्स, और ये वाले कौन से सेल होंगे हमारे यूकैरियोट्स, ठीक है। अब हमारे पास इनकी दो सब यूनिट होती है 70S की, एक होती है हमारे पास इसकी 50S और एक होती है हमारे पास इसमें 30S, ठीक है। एस का मतलब होता है सिडवर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जो हमें। 80S का क्या मतलब है, यहाँ पे दो सब यूनिट होंगे, एक तो होगी इसमें 60S और एक होगी इसमें 40S, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है कि भाई ये इसकी सब यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट की फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहा है, कौन, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताओ 5S आरएनए कहां कहां पे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर होगा हमारे पास यहाँ पे 5S आरएनए, ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारे पास 23S, 5S आरआरएनए और 23S आरआरएनए, ठीक है। 30S में कौन सा होगा हमारे पास 16S आरआरएनए, ये हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हमारे पास यूकैरियोट्स की बात आती है, तो यूकैरियोट्स में हमारे पास 60S के अंदर होंगे, एक तो यहाँ पे हमारे पास 5S आरआरएनए, ठीक है। उसके बाद होंगे हमारे पास यहाँ पे 5.8S आरआरएनए, एक होगा हमारे पास यहाँ पे 28S आरआरएनए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 40S के अंदर होते हैं यहाँ पे 18S आरआरएनए। तो इस तरीके से आपकी इनकी सब यूनिट के अंदर कौन कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आरआरएनए कौन से किसके अंदर पाए जाएंगे, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन अब इसके अंदर हमारे पास देखने को मिलते हैं कि भाई ये एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, या फिर ये एंजाइम की तरह रोल प्ले करते हैं, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे राइबोजाइम्स, जिनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे राइबोजाइम्स, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो तरीके के सेल थे, एक था हमारे पास प्रोकैरियोट्स और एक था हमारे पास यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा वाला आरआरएनए है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 23S आरआरएनए, 23S आरआरएनए, ठीक है। कैटालाइटिक एंजाइम राइबोजाइम की तरह ये एक्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यूकैरियोट्स में हमारा आंसर हो जाएगा 28S आरआरएनए, 28S आरआरएनए, ठीक है ना। तो ये इसके दो फंक्शंस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंक्शंस है हमारा एनसीईआरटी में मेंशन, वो फंक्शंस कौन सा है हमारा यहाँ पे, कि भाई ये क्या करेगा, यहाँ पे आरआरएनए क्या करता है, यहाँ पे अटैच करेगा टीआरएनए को विद लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड अटैच mRNA टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। यानी कि ये आरआरएनए क्या कर रहा है, यहाँ पे टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी वाली सब यूनिट के साथ अटैच कर रहा है और mRNA को ये छोटी वाली सब यूनिट के साथ अटैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके कुछ तीन बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो आपको यहाँ पे याद करने थे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आरआरएनए से रिलेटेड। दूसरा हमारे पास आरएनए आता है इसमें mRNA, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे मैसेंजर आरएनए। तो ये जो mRNA होता है, टोटल आरएनए का कितना % होता है ये, तो हमारा आंसर है यहाँ पे 1 से लेके 5% ऑफ टोटल आरएनए, ठीक है। सेल के अंदर ये सबसे कम मात्रा में होता है, ठीक है, लीस्ट आरएनए होता है ये, एंड लीस्ट आरएनए कौन सा होता है, लीस्ट आरएनए, ठीक है। उसके बाद ये जो mRNA होता है ये टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट आरएनए, किसके लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, टेम्पलेट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला पॉइंट है इसमें यहाँ पे इसका परसेंटेज
परसेंटेज ऑर्डर अगर हम देखें तो सेल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आरएनए होता है, यहाँ पे आरआरएनए, फिर उसके बाद होता है यहाँ पे टीआरएनए, और फिर उसके बाद होता है यहाँ पे एमआरएनए। ठीक है, अगर हम इसकी यहाँ पे परसेंटेज स्टेबिलिटी देखें, परसेंटेज स्टेबिलिटी, तो परसेंटेज स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे आरआरएनए, उसके बाद होता है यहाँ पे टीआरएनए, उसके बाद होता है यहाँ पे एमआरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए जो होता है सबसे लीस्ट, सबसे कम परसेंटेज का होता है। ठीक है, 1 से लेके 5%। इस एमआरएनए को हम टेम्पलेट आरएनए भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये आगे चल के प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं परसेंटेज ऑर्डर में देखेंगे सबसे कम एमआरएनए है, सबसे ज्यादा आरआरएनए है। स्टेबिलिटी में देखेंगे सबसे ज्यादा आरआरएनए है और सबसे कम एमआरएनए है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? एमआरएनए, इसलिए हमने इसको बोला है लीस्ट स्टेबल। ठीक है ना। उसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी आप याद रख लो, ये जो नेम है, नेम एमआरएनए गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। हमने इस एमआरएनए में साइंटिस्ट के नाम को इसलिए लिखा है क्योंकि ये जैकब एंड मोनार्ड आगे चल के हमें लैक ओपेरॉन में सुनाई देने वाले हैं, क्योंकि लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैकब एंड मोनार्ड ने ही दिया था, जो हमें जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं यहाँ पे आरआरएनए और एमआरएनए से रिलेटेड, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो इसमें नेक्स्ट टाइप है हमारा टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए। सेल के अंदर जो टोटल आरएनए होता है उसका ये कितना परसेंट होता है? तो ये होता है 10 से लेके 15% तक। 10 से लेके 15% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होगा ये। इसके पास होंगे एंटीकोडोन, ठीक है। इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसको हमने क्या बोला है यहाँ पे? सॉल्युबल आरएनए बोला है। इसको हम अडप्टर आरएनए भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो आपको याद यहाँ पे रखने हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? बेसिक उसका फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? इसका मेन फंक्शन होता है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि भाई एनसीईआरटी में जो होता है टीआरएनए 2D में ये कैसा दिखता है? तो 2D में दिखेगा ये यहाँ पे हमारा क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाय, ये हमें किसने बताया था? हॉले साइंटिस्ट ने, हॉले। ठीक है, 2D में ये कैसा दिखेगा? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। ये साइंटिस्ट कौन है हमारे? हॉले, इन्होंने बताया था ये। ठीक है, उसके बाद ये 3D में कैसा दिखेगा? 3D में ये कैसा दिखने वाला है? बेसिकली 3D में ये दिखेगा यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड एल। ये हमें किसने बताया था? बाय किम साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि ये जो हमारा टीआरएनए है ये 3D में कैसा दिखेगा? इन्वर्टेड एल, कैपिटल लेटर एल, ये इन्वर्टेड की तरह दिखता है इसमें यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो हमारा टीआरएनए होता है ठीक है, ये जो हमारा टीआरएनए होगा ये करेगा यहाँ पे कहीं कहीं पे, क्योंकि हमको पता है कि भाई हमारे आरएनए के ऊपर क्या होते हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे ये पेयरिंग कर लेते हैं, कहीं कहीं पे समवेयर पेयरिंग प्रेजेंट। ठीक है, समवेयर पेयरिंग प्रेजेंट और समवेयर पेयरिंग अब्सेंट। और जहां पे ये पेयरिंग अब्सेंट होती है उस कंडीशन को बोलते हैं हम यहाँ पे लूप। उस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? लूप। तो लूप में क्या होगा हमारे पास? ये पेयरिंग अब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो सकते हैं? हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहला हो सकता है हमारा
आइनोसिन जो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट होता है, एक होता है इसमें हमारा स्यूडो यूरेसिल जो कि साई से रिप्रेजेंट होता है ना। एक होता है हमारा डाईहाइड्रो यूरिडिन, डाईहाइड्रो यूरिडिन जो कि DHU से रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, DHU से ये रिप्रेजेंट होता है। तो ये तीन क्या होते हैं, एक तरीके के एबनॉर्मल बेस होते हैं जिनकी वजह से पेयरिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हमें जो अपना टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है एनसीईआरटी में, वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये अगर हमारे पास इस तरीके से ऐसे डायग्राम बनाया गया है, ये टीआरएनए का इस तरीके से, ये हमारा टीआरएनए का क्या है, स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर से लाइन बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी पेयरिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारी कैसी है, पेयरिंग प्रेजेंट है। और जहां पे मैंने गोल कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको बोला जाता है यहाँ पे लूप, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 3' एंड, एक हो जाएगा हमारा 3' एंड, और एक हो जाएगा हमारा 5' एंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस टीआरएनए में जो 3' एंड है, वहां पे कौन कौन से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर है C और A, C और A। और 5 पे कौन प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पे, G। 5 पे कौन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, G, ठीक है। 3' एंड पे क्या होगा, अमीनो एसिड आके जुड़ेगा, अमीनो एसिड अटैच, ठीक है, थ्रो इट्स COOH ग्रुप, ऐसे करके, ठीक है। COOH ग्रुप की मदद से क्या होता है, ये अमीनो एसिड जो होता है 3' एंड पे आके जुड़ जाता है, किसकी मदद से, COOH ग्रुप की मदद से, ठीक है। अब एक है यहाँ पे हमारे पास, ये देखो, ये जो गोल कलर के स्ट्रक्चर है, ये है हमारे यहाँ पे लूप, ठीक है। एक तो ये है हमारे पास DHU लूप, एक ये है हमारे पास एंटी कोडोन लूप, ठीक है। और एक है हमारे पास T-Psi-C लूप, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे कुछ इनसे रिलेटेड पॉइंट्स याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो T-Psi-C लूप का मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये करेगा अटैच rRNA टू लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। टीआरएनए के ऊपर जो T-Psi-C लूप है, इसने क्या किया है, rRNA को जो है हमारे किसके साथ जोड़ा है, राइबोसोम की बड़ी वाली सब यूनिट के साथ यहाँ पे जोड़ा है इसने, ठीक है। उसके बाद DHU के पास क्या है, ये क्या इसका मेन फंक्शन है, ये रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे हमारा, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये इसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करवाएगा, ठीक है। और हमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, तो हर एक अमीनो एसिड के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल अमीनो एसिड के लिए एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 20 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि भाई हर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे उसका एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। एंटीकोडोन के पास, लोब के पास क्या है यहाँ पे हमारे पास, इसके पास होते हैं एंटीकोडोन जो कि किस में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन स्टडी ऑफ कोडोन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन प्रेजेंट होते हैं उनको स्टडी करने में ये हेल्प करते हैं हमारे एंटीकोडोन, ठीक है ना। और एंटीकोडोन यहाँ पे किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडोन लूप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। फाइनली ये क्या करते हैं, फाइनली हेल्प्स इन कोडिंग ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, विद हेल्प ऑफ एमआरएनए, ठीक है। तो ये टीआरएनए से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं।
यहाँ पे कि भाई टीआरएनए जो होता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, इसके पास एंटी कोडोन होते हैं, इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, इसको हम एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। इसका टोटल परसेंटेज होता है 10 से लेकर 15% तक। 2D में इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाया जाता है, क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ये हमें हॉले साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। 3D में कैसा दिखेगा, इन्वर्टेड एल दिखेगा, ये हमें किसने बताया था, किम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। अब टीआरएनए में क्या है, कुछ कुछ कहीं कहीं जगह पे पेयरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, कहीं कहीं पे यहाँ पे पेयरिंग अब्सेंट होती है। जहां पे ये पेयरिंग अब्सेंट है इसको बोला गया है यहाँ पे हमारा लूप। तो ये लूप जो होते हैं हमारे पास 3 तरीके से होते हैं, टी साई सी लूप, एंटी कोडोन लूप और डीएचई लूप, ठीक है। टी साई सी लूप का क्या मतलब है, यहाँ पे ये क्या करेगा, आरआरएनए को अटैच करवाएगा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ, ठीक है। एंटी कोडोन के पास कुछ ऐसे बेस प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल के एमआरएनए के ऊपर के कोडोन को कोड करेंगे और ये फाइनली पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने में हेल्प करते हैं हमारे एंटी कोडोन्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोडोन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। उसके बाद ये डीएचई लूप क्या करेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने के लिए उसके एंजाइम का होना जरूरी है, तो उस एंजाइम को ये रिकॉग्नाइज करेगा। और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 20 टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो हर एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए उसका एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल कितने एंजाइम्स हो सकते हैं, यहाँ पे 20 एंजाइम्स होंगे हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि अमीनो एसिड हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 20 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो हमें यहाँ पे याद रखना है। एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ये क्या है हमारा वेरिएबल आर्म। ये क्या स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पे, वेरिएबल आर्म। तो वेरिएबल आर्म VARIABLE वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट आप क्या लेना यहाँ पे, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू स्ट्रक्चर। दूसरा हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर टीआरएनए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को मेंटेन में हेल्प करते हैं, और दूसरा ये पर्टिकुलर टीआरएनए को आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में ये हेल्प करता है, कौन, वेरिएबल आर्म। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे टीआरएनए से रिलेटेड जो आपको अच्छे से याद करने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा, और ये आरएनए, तीनों आरएनए हो सकते हैं। आरआरएनए की फॉर्मेशन को भी ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा, एमआरएनए की फॉर्मेशन को भी ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा, और टीआरएनए की फॉर्मेशन को भी ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। तो चाहे कोई सा भी टाइप का आरएनए बने, उस प्रोसेस को हमेशा ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे यहाँ पे। तो जब भी डीएनए से आरएनए बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या मैकेनिज्म होता है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो आज हम इस टॉपिक में यही सब देखने वाले हैं डिटेलिंग में। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमारी एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनवाया जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए से सारे टाइप के आरएनए की फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जैसे हमारे पास डीएनए है, ये सारा का सारा डीएनए आरएनए नहीं बनाएगा। तो डीएनए का वो वाला पोर्शन जो आगे चल के आरएनए में हेल्प कर रहा है को बोलेंगे हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मान लीजिए ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे डीएनए का वो वाला पोर्शन है जो आगे चल के यहाँ पे आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस यूनिट को बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये मान लो ये जो हमारा डीएनए है 3' एंड 5' एंड, और एक है हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड, कौन सा वाला, 5' एंड और 3' एंड। मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, ATGC, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा, TACG, ये यहाँ पे इस तरीके से इसकी पेयरिंग होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैं ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पे, अब ये ट्रांसक्रिप्शन आगे करने जा रहा है यहाँ पे। तो ट्रांसक्रिप्शन जब ये करने जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं, देखो
ये वाला स्ट्रैंड को मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, 3' एंड और 5' एंड। इस पे कौन कौन से हैं यहाँ पे, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ठीक है। अब दूसरे वाले स्ट्रैंड को मैं थोड़ा सा नीचे करके बना लेता हूं, यहाँ पे ऐसे करके 5' से 3' एंड। तो इसके जस्ट अपोजिट में होगा यहाँ पे टी, इसके जस्ट अपोजिट में होगा यहाँ पे ए, यहाँ पे होगा जस्ट अपोजिट में सी, और यहाँ पे होगा जस्ट अपोजिट में जी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट में होगा टी, यहाँ पे होगा इसके पास ए, यहाँ पे होगा सी, और यहाँ पे होगा नीचे जी, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे इसकी ऐसे पेयरिंग हो रखी है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। अगर मान लो हम इस वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनवाएंगे तो आरएनए की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, 5' से 3', ऑलवेज 5' से 3'। चाहे डीएनए बने चाहे आरएनए बने, डायरेक्शन हमेशा 5' से 3' रहेगी यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा 5' से 3' रहेगी। देखो अब यहाँ पे जहाँ पे ए है तो वहां पे आ जाएगा यहाँ पे यू, जहाँ पे टी है वहां पे आ जाएगा ए, जहाँ पे जी है वहां पे आ जाएगा सी, और सी के बदले आ जाएगा जी। ए के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा यू, टी का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा सी, और सी का हो जाएगा जी, ठीक है। सी का हो जाएगा जी, है ना। तो इस तरीके से इसने आरएनए को बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं सपोज कि अगर डीएनए का ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, ये भी अगर आरएनए बनाने जाएगा तो कैसा बनेगा यहाँ पे आरएनए। सपोज, लेट अस सपोज कि अगर ये यहाँ पे आरएनए बनाने जा रहा है दूसरा स्ट्रैंड, तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे नाइट्रोजन बेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे 5' और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 3', ठीक है। तो कौन कौन से नाइट्रोजन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे बेस। तो देखो टी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ए। टी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ए, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यू। सी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा हमारे पास, जी। और जी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा हमारे पास, सी, ठीक है। टी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा हमारे पास, यू। सी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा हमारे पास, जी। और जी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा हमारे पास, सी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आरएनए बन सकता है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि सर दोनों स्ट्रैंड ने आरएनए बना दिए हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन आप इसको डिसएडवांटेज क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो डिसएडवांटेज हम ये बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि मान लो अगर ये वाला जो स्ट्रैंड है आरएनए का, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये वाला आरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ये क्या करेगा, हाइट को क्या कर देगा यहाँ पे, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है यहाँ पे, डिसएडवांटेज बोला है, क्योंकि एक आरएनए क्या कर रहा है, हाइट को बढ़ा रहा है, तो दूसरा आरएनए क्या कर रहा है, हाइट को कम कर रहा है। तो ओवरऑल हाइट हमारी यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिल रही है, कांस्टेंट देखने को मिल रही है, ना तो हाइट बढ़ रही है ना हाइट घट रही है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई ये दोनों आरएनए जो है एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये यहाँ पे ऐसे लेते हैं, यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर लेंगे, इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म्स आरएनए देन डबल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्म्ड। और जब डबल स्ट्रैंड बन जाएगा तो नो प्रोटीन सिंथेसिस, नो प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। और ओवरऑल जो प्रोसेस होगा, जो ओवरऑल प्रोसेस होगा, ओवरऑल प्रोसेस जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी मेहनत से हमने क्या किया था, डीएनए से आरएनए बनवाया, लेकिन जब दोनों स्ट्रैंड ने आरएनए बनाए तो इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लिया, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो हमारा ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूटाइल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट हो जाएगा सारी मेहनत हमारी। तो अब आपको नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जो आरएनए बना रहा है, जैसे मान लो अगर हमने 3' से 5' की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3' से 5' वाले को हम बोलेंगे यहाँ पे टेम्पलेट, टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इस वाले को बोलेंगे हम यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। या फिर हम इसको बोलते हैं यहाँ पे सेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट वाले को हम बोलेंगे यहाँ पे एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो जब भी हमारा आरएनए बनाया जाएगा वो हमेशा 3' से 5' वाले डीएनए के स्ट्रैंड से बनाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब 5' वाले को हमने कोडिंग और सेंस क्यों बोला है, क्योंकि
जो डीएनए है हमारा स्ट्रैंड 3' से 5' वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो भी हमारे नाइट्रोजन बेस है, बस थाइमिन के बदले यहाँ पे यूरेसिल है, बाकी सब कुछ सेम है हमारा, ठीक है। तो ये 3' से 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या कर रहा है, एक सेंस प्रोटीन को बना रहा है, ठीक है ना, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, आरएनए के बेसिस पे इसको बोला गया है यहाँ पे सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है। जब इसको सेंस बोला है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले को एंटी सेंस बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, या फिर टेम्पलेट बोला गया है। तो सिर्फ क्या करेगा डीएनए का, ओनली 3' से 5' वाला डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म्स आरएनए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओनली 3' से 5' वाला डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर दूसरा वाला भी करता है तो दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंड बन जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ओवरऑल प्रोसेस हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों आरएनए क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि भाई अगर ये वाला आरएनए जो है हाइट ऑफ प्लांट को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा वाला क्या कर देगा, हाइट ऑफ प्लांट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसीलिए ओवरऑल प्रोसेस जो है यहाँ पे बेकार हो जाएगा। इसीलिए डीएनए क्या करता है, हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही आरएनए बनवाएगा। ओनली 3' से 5' वाला डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए यहाँ पे करेगा। तो ये हमारे कुछ इंट्रोडक्शन में दिया गया था एनसीईआरटी में, जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंजाइम्स यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। कौन कौन से एंजाइम हैं जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं, एंजाइम्स यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। कौन कौन से एंजाइम है जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में यूज होने वाले हैं, ठीक है। देखो, जो हमारा मेन एंजाइम है वो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, है ना। और आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करवा रहा है, डीएनए से आरएनए बनवा रहा है। तो जब भी आरएनए बनेगा वो हमेशा डीएनए के ऊपर डिपेंड होगा, यानी कि ये एंजाइम भी किसके ऊपर डिपेंड है, डीएनए के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए इस एंजाइम का पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की, प्रोकैरियोट्स के अंदर एंजाइम्स कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर इन एंजाइम्स के कितने टाइप्स होते हैं और इनका क्या फंक्शंस होता है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं हमारे पास ओनली एक ही टाइप का होता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये क्या करेगा, फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। ये सारे के सारे आरएनए के टाइप को ये खुद से बना देगा, खुद से ये क्या कर लेगा, यहाँ पे फॉर्म करवा देगा, ठीक है। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। यूकैरियोट्स में हम देखने वाले हैं यहाँ पे, भाई यूकैरियोट्स में ये क्या करवा रहा है प्रोसेस, देखो यूकैरियोट्स, ठीक है। देखो प्रोकैरियोट्स में ये होता है वन टाइप का, ये आरएनए पॉलीमरेज। कैरियोट्स में होते हैं ये हमारे पास 3 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हमारे पास, आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सा आरएनए यूकैरियोट्स में क्या बनवाता है, तो ये बनवाएगा यहाँ पे हमारे पास 18S आरआरएनए, ठीक है, 28S आरआरएनए, और साथ ही साथ ये यहाँ पे क्या बनवाने वाला है, यहाँ पे आरआरएनए, ठीक है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 ये क्या बनवाएगा यहाँ पे हमारा एचएनआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनवाने वाला है यहाँ पे 5S आरआरएनए, ठीक है, एसएनआरएनए और टीआरएनए। तो ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि भाई टीआरएनए कौन से टाइप का आरएनए पॉलीमरेज बनाता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 यूकैरियोट्स के अंदर क्या बनवाने वाला है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारी एनसीईआरटी में प्रोकैरियोट्स समझाया गया है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, ठीक है, तो उसका बेसिक हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे बेसिक एक, कि भाई इसमें हमारे पास क्या है
देखो आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम होता है ये, ठीक है। मान लो ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम है, जिसमें हमारे पास अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा इसमें सब यूनिट इसकी होती हैं, ठीक है। तो अब इस एंजाइम के साथ क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आके जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, अल्फा अल्फा डैश, ठीक है, बीटा बीटा डैश ओमेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ एक फैक्टर आके जुड़ गया है, ठीक है। इस फैक्टर का क्या काम होता है, इस फैक्टर का क्या काम होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज प्रोमोटर साइट ऑन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। और ये एंजाइम आगे चल के क्या करवाएंगे, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। और पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 डैश से 3 डैश की डायरेक्शन में होगी। दूसरा ये क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरा ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं कि भाई ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ये किसके ऊपर डिपेंड है, डीएनए के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है यहाँ पे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट के अंदर ये एक टाइप का होता है और यूकैरियोट्स में ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये वाला जो एक एंजाइम होता है ये तीनों टाइप के आरएनए को बना लेता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग टाइप के पॉलीमरेज होते हैं, 1 2 3। 1 वाला बनाएगा आरआरएनए यहाँ पे, सेकंड वाला बनाता है यहाँ पे एमआरएनए, ठीक है, और थर्ड वाला बनाएगा यहाँ पे टीआरएनए। साथ ही साथ आपको याद रखना है 2 जो है एचएनआरएनए बनाएगा, और ठीक है, और 3 वाला एसएनआरएनए बनाएगा। एचएनआरएनए का मतलब क्या है, एक ऐसा आरएनए जिसके अंदर इंट्रोन और एक्सोन होते हैं, यानी कि काम की चीज भी है और बेकार चीज भी है, ठीक है। तो इंट्रोन को हटाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग, तो स्प्लिट जीन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एचएनआरएनए हम वहां पे देखने वाले डिटेल में। 1 वाला क्या करने वाला है, यहाँ पे आरआरएनए को यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो हमारा कोर एंजाइम होता है इसके साथ सिग्मा फैक्टर आके जुड़ेगा और ये बन जाएगा हमारा होलो एंजाइम, ठीक है। ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा किसको, प्रोमोटर साइट को, किसके ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर। तब जाके ये जो हमारा एंजाइम है वो वहां पे जाके बाइंड कर पाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। ये एंजाइम के क्या फंक्शंस होते हैं, पॉलीमराइजेशन करेंगे 5 डैश से 3 डैश की डायरेक्शन में, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में ये मदद करेगा हमारा एंजाइम, है ना, जब प्रोसेस चलेगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एंजाइम से रिलेटेड जो आपको याद करने हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, डीएनए का वो वाला सेगमेंट जो आगे चल के एमआरएनए एक्सप्रेस करवाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास डायग्राम है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंड जो मैं बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब रेड कलर से जो मैं पोर्शन को मार्क कर रहा हूं, मान लीजिए वो वाला पोर्शन जो है आगे चल के आरएनए बनवाएगा, तो इतने पोर्शन को हमने बोला यहां पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम डिटेल में बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई डीएनए में दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट है। मान लो अगर ये 5 डैश है तो इसका जस्ट अपोजिट कौन सा वाला होगा, यहाँ पे ये 3 डैश होगा, और एक यहाँ पे 5 डैश है तो ये यहाँ पे 3 डैश होगा। तो ऐसे ही हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में भी एंड दिखाई देते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा लार्ज व्यू देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड हमारे पास ये रहा, ठीक है, 5 डैश से 3 डैश वाला और 3 डैश से 5 डैश वाला, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्लास में कि भाई 3 डैश से 5 डैश वाले डीएनए के स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे हम यहाँ पे, टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर हमने इसको क्या बोला था यहाँ पे, एंटीसेंस स्ट्रैंड, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट वाले स्ट्रैंड को हमने क्या बोला था यहाँ पे, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग, या फिर यहाँ पे हमने इसको बोला था सेंस स्ट्रैंड,
ठीक है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास कुछ पोर्शंस हमें दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देता है हमें यहाँ पे प्रोमोटर, एक रीजन हमें दिखाई देगा यहाँ पे प्रोमोटर का, एक रीजन हमें दिखाई देगा यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन का, और एक रीजन हमें दिखाई देगा यहाँ पे टर्मिनेटर का। ठीक है, एक रीजन हमें दिखाई देगा यहाँ पे टर्मिनेटर का। ठीक है, तो मान लीजिए इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कहीं ना कहीं हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ये मान लेते हैं हम कि भाई ये हमारा यह स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर की डायरेक्शन कहां है, टर्मिनेटर की डायरेक्शन कहां है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट वाले रीजन को बोला जाता है यहां पे अप स्ट्रीम, और स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे वाले पोर्शन को बोला जाएगा यहां पे डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हम यहां पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इसको दे रखा है यहां पे। ठीक है, तो अब आपसे इसकी डायरेक्शन पूछी जाएगी तो आप क्या बोल सकते हो कि प्रोमोटर किधर की साइड है। प्रोमोटर जो है 3 से 5 वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड के स्टार्टिंग पॉइंट से 3 एंड की तरफ है, या फिर आप प्रोमोटर के लिए क्या बोल सकते हो, कोडिंग स्ट्रैंड के स्टार्टिंग पॉइंट से 5 एंड की तरफ है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि भाई प्रोमोटर कहां पे है। तो प्रोमोटर की लोकेशन क्या बोल सकते हो आप, टेम्पलेट स्ट्रैंड के स्टार्टिंग पॉइंट से 3 एंड की तरफ है, कोडिंग स्ट्रैंड के स्टार्टिंग पॉइंट से 5 एंड की तरफ है। अप स्ट्रीम कौन, प्रोमोटर हमारा। ठीक है ना। बाकी टर्मिनेटर के लिए आप क्या बोल सकते हो, टेम्पलेट स्ट्रैंड के स्टार्टिंग पॉइंट के डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में है टर्मिनेटर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कोडिंग स्ट्रैंड के स्टार्टिंग पॉइंट के 3 एंड या फिर डाउन स्ट्रीम एंड की तरफ टर्मिनेटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना है कि भाई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, जो हमारे पास प्रोमोटर वाला रीजन होगा, प्रोमोटर वाला रीजन, वहां पे हमारे पास कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होता है टी ए टी ए टी ए टी ए ए टी। ठीक है, टाटा एट, आप इसको बोल सकते हो टाटा एट। ठीक है, तो इस वाले सीक्वेंस पे क्या होगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, यूकैरियोट्स में प्रोमोटर वाले रीजन की तरफ, प्रोमोटर वाले रीजन की तरफ टी ए टी ए टी ए टी, टाटा टेट, या फिर टी ए ए ए, या फिर ये वाला सीक्वेंस होगा। तो यहां पे क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज आके क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा यहाँ पे। तो जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमोटर के पास इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोमोटर पे अगर वो इस वाले सीक्वेंस को या फिर इस वाले सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है तो ये यहाँ पे उस आके बाइंड कर जाएगा। और जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर लेता है उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है डीएनए से आरएनए बनने का, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म का नाम है हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में देखा था, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हम सबसे पहले बेसिक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। मान लो ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये हमारे पास प्रोमोटर है। ठीक है, प्रोमोटर में मान लो टी ए टी रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ए टी ए। मान लो ये हमारे पास प्रोमोटर था। अब स्ट्रक्चरल जीन वाला एक रीजन होगा हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेटर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे कुछ इसके नाइट्रोजन बेस होंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए टी जी सी। ठीक है, टी ए सी जी, यहाँ पे भी कुछ हो सकते हैं सी ए जी टी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कुछ बेसिक रीजन थे यहाँ पे। अब मान लेते हैं हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, अब यहाँ पे
आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज इसने क्या किया है यहाँ पे, साइट को रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज प्रोमोटर एंड बाइंड्स टू इट, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करा और उसके ऊपर ये बाइंड कर गया, ठीक है। तो अब हम बेसिक बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, एक ये हमारे पास, ठीक है, स्ट्रैंड लिख देते हैं हम 5' से 3', 3' से 5', ठीक है, 5' से 3' और 3' से यहाँ पे हमने लिख दिया 5', ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये यही सेम सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन आ गया है, अब आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड हो गया है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड हो गया है। अब मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाना स्टार्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे क्या करने वाला है, ब्रेक करने वाला है, और साथ साथ ये यहाँ पे क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जो हमने लास्ट क्लास में इसके 3 फंक्शंस देखे थे, पहला कि भाई ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करके उसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो बाइंड हो गया। अभी अपने दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को तोड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इनके ब्रेक करेगा, और तीसरा ये क्या करेगा, यहाँ पे चेन बनाना स्टार्ट करेगा, पॉलीमराइजेशन चेन बनाना ये यहाँ पे क्या करता है, स्टार्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस है ATGC, ठीक है, और ये हमारे पास टर्मिनेटर रीजन है, ये हमारे पास कौन सा रीजन है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन वाला रीजन है हमारे पास, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन होगा, TACG, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे कुछ ऐसे बेस प्रेजेंट होंगे। तो अभी देखो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके, ये अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा यहाँ पे। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है, एंड पॉलीमराइज चेन, ठीक है, आरएनए फॉर्मेशन अब ये करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये बाइंड कब करता है हमारा, यहाँ पे जब इसके साथ यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर भी जुड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ आके बाइंड करेगा, तब जाके एक्टिवेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आके अपने प्रोसेस को करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे कि भाई ये जो है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास डीएनए है 5' से 3', और ये है हमारे पास 3' से 5'। मान लो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था, ऐसे करके स्टार्टिंग पॉइंट था ये हमारे पास। अब मान लो इसने क्या किया है, यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे आ गया है इधर, और साथ ही साथ इसके पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इसके पास है यहाँ पे हमारा सिग्मा फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को इसने तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया T, फिर ACG, फिर यहाँ पे हमारे पास ATGC, TACG, ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, ATGC। देखो यहाँ पे इसके बीच में इसने बॉन्ड तोड़ दिए हैं, और ये यहाँ पे अब क्या करने वाला है, इसकी ऐसे चेन बनाने वाला है यहाँ पे। जैसे T के कॉम्प्लीमेंट्री में कौन हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, A के कॉम्प्लीमेंट्री में कौन आ जाएगा, U आ जाएगा, है ना। तो और इस तरीके से यहाँ पे G आ जाएगा, और यहाँ पे C आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे करके चेन बना रहा है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, यहाँ पे इस चेन को जो है डीएनए से बाहर लेके आएगा, है ना, और पीछे से ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे बॉन्ड बनते रहेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस अब हम इसमें देखने वाले हैं यहाँ पे इसका, कि भाई ये कैसा दिखाई देगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास 5' से 3' है, और ये हमारे पास यहाँ पे 3' से 5' है, ठीक है। ये वाला मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे प्रोमोटर रीजन रहा होगा, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा, है ना। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है यहाँ पे, कैसे ये प्रोसेस कर रहा है यहाँ पे, देखो मान लो ये हमारे पास एंजाइम है, ये रहा हमारा एंजाइम, ठीक है, ये हमारा एंजाइम है, और ये इसके साथ यहाँ पे ऐसे सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ है, और ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पे हमारी ऐसे करके चेन को बना रहा है ये, ठीक है। तो चेन में हमने देखा था यहाँ पे क्या क्या बनाया था इसने, AU, ठीक है, और यहाँ पे बनाया था इसने GC, ठीक है ना। और यहाँ पे सीक्वेंस थे हमारे TACG, ATGC। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनते रहेंगे, और ये आगे चलता रहेगा यहाँ पे ATGC, TACG, है ना। तो इस तरीके से आगे बॉन्ड तोड़ता रहेगा,
और यहाँ पे पीछे बॉन्ड बनते रहेंगे और आरएनए की चेन यहाँ पे निकलती रहेगी, ऐसे करके सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा, रिमूव सिग्मा फैक्टर। ठीक है, जब ये सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा तो ये प्रोसेस अब आगे चलता रहेगा। तो अब ये प्रोसेस रहेगा यहाँ पे इलोंगेशन का। इलोंगेशन में हम क्या देखेंगे, ठीक है, और जैसे ही डीएनए को लगेगा कि बस अब हमें और आरएनए नहीं बनाना है, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे इस एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर को जोड़ देगा, इस एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर को जोड़ देगा। तो कौन सा फैक्टर है वो, रो फैक्टर, रो फैक्टर, रो फैक्टर अटैच टू एंजाइम टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। देखो कैसे होगा, ये है हमारे पास, है ना, 5' 3' 3' 5'। मान लो ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पे टर्मिनेटर वाले रीजन पे पहुंच गया होगा, ये ऐसे करके, और इसके साथ अब यहाँ पे जो है रो फैक्टर आके जुड़ जाएगा, रो फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस को क्या कर लेता है, यहाँ पे स्टॉप कर देगा, प्रोसेस को क्या कर देगा, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस को ऐसे यहाँ पे रोकने वाला है। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक छोटा सा मैकेनिज्म था। ठीक है, कि आरएनए कैसे बन रहा है, देखो कैसे हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास डीएनए का सेगमेंट था, इस सेगमेंट को हमने बोला यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर आके जुड़ेगा, तो ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे आगे फॉरवर्ड स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जाएगा और हाइड्रोजन को तोड़ना स्टार्ट करेगा। हाइड्रोजन को तोड़ा तो ये साथ साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे इस वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद से क्या कर रहा है, यहाँ पे आरएनए बना रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, आगे चलता रहेगा, ये आरएनए की चेन ऐसे बाहर निकलती रहेगी। देखो ये आगे जा रहा है, आरएनए की चेन बाहर निकल रही है और पीछे से दोबारा ये डबल स्ट्रैंड बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इलोंगेशन में क्या होगा, ये सिग्मा फैक्टर हट जाएगा और ये प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। ठीक है, जब डीएनए को लगेगा कि मुझे आरएनए नहीं बनाना है, तो उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे इस एंजाइम के साथ रो फैक्टर को जोड़ देगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो ये बेसिक डायग्राम था जो आपको ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड समझना है।